हाँ जी गाइस, तो मैं आपके सामने इस लेक्चर में लेके आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा कौन सा है, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली आपका अगर मैं बात करूँ तो 85% न्यूमेरिकल पोर्शन है, ध्यान रखना। 85% न्यूमेरिकल्स हैं और इसी पर हम फोकस करेंगे। थ्योरी में इसकी ज़्यादा डीपली आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी आती भी नहीं है इसकी इतनी, और रेलिवेंट भी नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो भी इंट्रो है वो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, जैसा कि मैं देता ही हूँ। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो अकाउंटिंग है और एक रेशियो है। बिना किसी टाइम के वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। देखो भाई, अकाउंटिंग का तो आपको मतलब पता ही है। इसमें जो अकाउंट्स की टर्म्स होंगी उसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज कहेंगे। ये तो हो गई एक सीधी सी जो सिंपल सी बात है। अगर चलो भाई एक बार बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं ज़रा, बुक क्या कह रही है इसके बारे में। तो मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, रिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंधित होना। ऐसे कुछ आइटम्स अकाउंटिंग टर्म्स के जो कि एक दूसरे पर निर्भर हों, उनके बीच में जो संबंध है उनके एक्सप्रेशन को, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर इतना बताया। ठीक है। रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन द्वारा गिवन होती हैं उनके बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उन रेशियोज़ को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग रेशियोज़ कहा जाता है। अब कह रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जब भी अकाउंटिंग वेरिएबल्स मिनिमम तो 2 होने चाहिए, क्योंकि देखो कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना। एक ही चीज़ होगी तो उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, दो हमें कम से कम चाहिएंगे। ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, जो ऊपर हमने समझाया वही मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है इसमें एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज़ के भी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं सीधी सी बात इसे ये कहूँगा, आंसर या रिजल्ट। ठीक है। रिजल्टेड जो आपका आंसर होगा उसे मानिए आप आंसर, या रिजल्टेड जो आपकी फिगर्स होंगी, रिजल्टेड जो आपकी अमाउंट होंगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कैसे मतलब, देखो एक चीज़ समझो छोटी सी। मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करने के साथ साथ आपका जब आंसर आएगा, सर डायरेक्टली अकाउंट आंसर पे पहुँच गए, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है भाई। बुक में बोला हुआ है, एक्सप्रेशन की बात चल रही है वहाँ पे कि हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे रेशियोज़ को। ठीक है। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। देखो इसमें बेसिकली या तो रेशियो जो निकलेगा आपका प्योर निकलेगा। प्योर का मतलब होता है बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में। अब इंग्लिश को ना लें, एक सेकंड बस, अभी मैं इन्हें पहले आपके सामने कंप्लीट कर लूँ ज़रा। ये परसेंटेज होता है, या फिर ये टाइम्स में निकल करके आएगा, या फिर ये होगा आपका फ्रैक्शन वाला एक पॉइंट रह गया है, तो फ्रैक्शन। प्योर का मतलब क्या, प्योर का मतलब ये है 2, 1, 3, कुछ इस टर्म्स है। ठीक है। परसेंटेज मतलब परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। मैं ये कह सकता हूँ 20% है उसका, 20% है। मैं कहने लगूँ आपसे कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई 20% का चल रहा है। अब उसने कंपैरिजन किससे करा है वो अपने आप ही पता लग जाएगा कि प्रॉफिट का जो कंपैरिजन है वो सेल पर ही तो कर रहे होंगे बेस। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में काम आएगी हमारी ये वाली एक्सप्रेशन, परसेंटेज वाली। टाइम्स का मतलब है तो आंसर आएगा आपका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, इस तरीके से करके आंसर आएगा आपका। ठीक है। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन आप मानिए 2/3 या 3/4, ये कितना होता है हमारा 75 होता है। ठीक है। या मैं कह सकता हूँ 1/2 कितना होता है, ये हमारा 0.50 होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैथ की कैलकुलेशन है आपके लिए, जो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन जो है हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। रिजल्टेड जो हमारी फिगर हैं वो 4 प्रकार की हो सकती हैं। देखो इसमें इन्होंने दिखा रखा है, प्योर,
प्योर का मतलब इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ कोटेशन as a quotient, sorry. For example, current ratio which express the relationship between current asset and current liabilities. अब उन्होंने क्या कहा है एग्जांपल के लिए बता रहे हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो हम अभी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। परसेंटेज का मतलब इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये कैसे एक्सप्रेस होता है? परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, वही 2%, 5%, 25% ऐसे कुछ करके। टाइम्स का मतलब है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर फिगर इज़ व्हेन कंपेयर टू अनदर फिगर। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर फिगर है, जब वो कंपेयर करी जाती है किसी अनदर फिगर से, दूसरी फिगर से, तब हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर वो नंबर्स ऑफ टाइम्स की बात आ रही है। ठीक है, टाइम्स। क्या सर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात पूछता है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा उसमें हमें लिखना पड़ता है कि ये परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आया है, टाइम्स की फॉर्म में आंसर आया है, या फ्रैक्शन आया है, क्या आया है, तो इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की बात कर ली हमने, टाइम्स की बात कर ली, फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया ही था, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल रेशियो फिक्स एसेट टू शेयर कैपिटल। समझ में नहीं आएगी अभी ये लाइन आपको, बस फिलहाल क्या समझना है? 3/4 समझना है। ठीक है, बाकी आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ उन्होंने और भी दी हुई है नीचे, ज़रा उसे देख लीजिए आप। रेशियो समटाइम्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डेज ऑल्सो। ठीक है, मतलब 2 डेज 3 डेज, वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। हम इस चैप्टर में 15 से 16 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊँगा। सारे के सारे फॉर्मूले आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा, एक में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने ये याद करें तो हम वहाँ भूल जाएंगे। हमें बनाने आने चाहिए फॉर्मूलाज, हम बनाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ज़रा। क्लासिफिकेशन का मतलब है टाइप्स की रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन में ये सब चीज़ थी। एक ही साथ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप फ्रंट पेज पर आ जाइए। इसमें चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो में बिल्कुल मैं फ्रंट पेज में हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने एक्चुअली आज छुटवाई थी, क्योंकि इसमें बेसिकली मुझे कुछ करना नहीं होता, सिखाना नहीं होता आपको, तो मैंने छुटवाया था ये। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशियो में देखो हम 4 प्रकार के रेशियोज पढ़ने वाले हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी, और फोर्थ एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम 2 रेशियो पढ़ेंगे, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। बाकी लिक्विड रेशियो, बाकी के जो रेशियोज हैं आप उन्हें पॉज करके पढ़ लें एक बार। क्या सर सिर्फ रीडिंग करनी है? बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप अभी रीडिंग ही करिए। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है उसको हम देखेंगे अभी। आज जो देखेंगे हम, स्टार्ट जो करेंगे अपना आज का सेशन, वो अपना लिक्विडिटी रेशियो से ही करेंगे, और मैं आपको इसका फॉर्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसी लेक्चर में कोशिश करूँगा मैं पूरी। देखो भाई, क्लासिफिकेशन में रेशियोज इज अ टूल ऑफ एनालिसिस, ये एनालिसिस का ही तो एक टूल है। ठीक है, मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में क्या हुई हुई है? क्लासिफाइड हुई हुई है। पहला लिक्विडिटी रेशियोज, क्या मतलब होता है? दीज रेशियोज शोज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। क्या कह रहे हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, पैसा चुकाने के लिए जो हम देखते हैं वो रेशियो कौन सा देखते हैं? हम लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं। दीज रेशियो शोज द एबिलिटी टू एंटरप्राइज, एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की एबिलिटी यानी क्षमता कितनी है शॉर्ट टर्म टाइप के जो लोन वगैरह हमने लिए हुए होते हैं उनको पे करने की। ठीक है, टू रीपे द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन्स वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियोज आर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हम इसमें 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं गाइज। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं सर? हम इसमें 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो में। लिक्विडिटी रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 तरीके के रेशियो। पहला हम पढ़ेंगे इसमें क्या? पहला हम पढ़ेंगे इसमें करंट रेशियो, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें लिक्विड भी कह सकते हैं उसे, क्विक रेशियो भी कह सकते हैं हम उसे। फिलहाल मैं उसे क्विक के नाम से लिख कर छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, करंट रेशियो और एक हम पढ़ेंगे क्विक रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है? देखो भाई, करंट रेशियो होता है जो हमारी करंट की एसेट और लाइबिलिटीज़ की सिचुएशन बताता है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें इसमें
समझना है। अगर समझ जाओगे तो इस चैप्टर में चलते रहोगे, वरना ये चैप्टर सच्ची बता रहा हूँ आपके पसीने छुटवा देगा, क्योंकि 15 से 16 फॉर्मूले हैं भाई, कहाँ तक याद करोगे फॉर्मूलाज को, नहीं रहने के याद। एक एक चीज़ समझते हुए चलो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मैसेज करो, इवन कॉल करो, आप मेरे को बातचीत करो कि सर ये प्रॉब्लम है, उस चीज़ में डाउट है, मैं पक्का आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, कैसे भी करके आपकी ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इज़ अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है जो मेजर करता है एबिलिटी को एंटरप्राइज की, जो एंटरप्राइज की एबिलिटी को मेजर करता है टू पे इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, कि हमारी जो शॉर्ट टर्म टाइप की, जो शॉर्ट टाइप की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हम उन्हें चुकाने में सक्षम हैं, पे करने में सक्षम हैं, वो बताता है। डेट इज़ हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का ये क्या है? रिलेशन है। और करंट रेशियो की मैं अगर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या है, फटाफट से आ जाते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो करंट रेशियो जो हमारा निकलता है वो निकलता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी से। किससे? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इससे निकलता है हमारा क्या? करंट रेशियो। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पता होगा, 11th में आप पढ़ के आए हैं। नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। अगर आपने मेरा एक सेशन नहीं देखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 1 जो है हमारा, चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 1 देख लो बेटा जा करके, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने वहाँ पर दिखाया हुआ है आपको पूरा की पूरी बैलेंस शीट, जो कि कंपनीज़ के एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनती है, उसका फॉर्मेट सिखाया हुआ है वहाँ पे। और एक एक चीज़ बिल्कुल स्प्रेड करके वहाँ पर खोली हुई है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ वहाँ पर मैंने करा रखा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बाकी मैं आपको यहाँ पर हिंट दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं। तो करंट एसेट मतलब are the assets that are either in the form of cash or cash equivalent, or can be converted into cash or cash equivalent within 12 months from the date of balance sheet और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब इन्होंने दो चीज़ कही थी कि फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों को छोड़ दो, ऊपर आ जाते हैं। करंट एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो क्या होती हैं, हमारी कैश के फॉर्म में होती हैं, कैश के जैसी होती हैं, कैश या कैश के जैसा, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में तीन चीज़ें आती हैं, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन तीनों चीज़ों को लिख लेना। कैश में तो कैश ही आता है, कैश के जैसा जो होता है वो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। या ऐसी कोई भी एसेट जो कन्वर्ट हो सके इनटू कैश, जो कैश में बदली जा सके विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ये कि 12 महीने के अंदर ऐसी कोई भी एसेट जिसका हम कैश में चेंज उसे हम कर सकते हैं, कन्वर्ट हम उसे कर सकते हैं। अब फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल की, तो आगे बताया हुआ है इन्होंने, दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, दे इंक्लूड। बैलेंस शीट में आपको ये कहाँ पर मिलेंगी? ये सारी की सारी एसेट करंट एसेट वाले मेन हेड में मिलेंगी, और सब हेड उनके ये मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इन्वेंट्रीज आ रहा है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर। देखो इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, जो हमने 11th में स्टॉक पढ़ा था, वो स्टॉक जरा छोड़ दो। उसके एक बड़े पिताजी आ गए हैं जिनका नाम क्या है? इन्वेंट्रीज। बेसिकली इन्वेंट्री हमारी तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। कौन कौन सी तीनों चीज़? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और फिनिश गुड्स। ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। बट करंट एसेट मनी तब जाएंगी जब इसमें एक्सक्लूड करोगे आप, लूज टूल्स को हटा दो, स्टोर्स को हटा दो एंड स्पेयर्स को हटा दो। लूज टूल्स ये होते हैं जो खुले औजार होते हैं, जैसे ये होता है ना, प्लास, पेचकस, पाना वगैरह, आपने किसी ऑटोमोबाइल वाले के यहाँ पर देखे हो, तो वो चीज़ें होती हैं उसकी इन्वेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। मैंने वहाँ पर भी क्लियर करा था, अब भी बता रहा हूँ, जो आपके बिल रिसीवेबल होते हैं और सन्ड्री डेटर्स होते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं? टीआर कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहलाते हैं? टीआर, ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट, अच्छा सर ये क्या कह रहा है? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये कह रहा है पीएफबीडी जो हम बनाते हैं उससे लेस करके ही बताना है। नेट आएगी, हर एक अमाउंट जो भी आएगी वो नेट अमाउंट आएगी, ये आपको इतना पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कैश और कैश इक्विवेलेंट तो आएगा ही। कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं मेरी कैश इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट चीज़ आ रही है शॉर्ट टर्म लोन्स और एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट आ रही हैं। उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन का मतलब ये है, या एडवांसेस का मतलब आपने किसी को थोड़े समय के लिए पैसे दिए हुए हैं, वो आपके वापस आ जाएंगे 2 3 4 महीने के अंतर्गत ही, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए दिया हुआ होता है, मतलब यानी 1 साल से ऊपर के लिए दिया हुआ होता है लोन, तो वो फिर हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है या एडवांसेस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अदर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी, अदर करंट एसेट में आ जाएंगी।